हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत भूगोल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी एवं कृषि से बनने वाले टॉप 177 वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को अवश्य देखकर जाना, जहां पर भारत भूगोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को हमने सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए कम समय में यहाँ पर कंप्लीट किया है और आप इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखकर जाना, क्योंकि भारत की मिट्टी एवं कृषि से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, मिट्टी और कृषि। कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी है, तो याद रखिएगा, कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी होती है काली मिट्टी। मिट्टी किसका एक उदाहरण है? तो मिट्टी विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। लैटेराइट मृदा का निर्माण किसका परिणाम है? सही आंसर है निच्छालन का। किसका? निच्छालन, लीचिंग। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी बनती है? तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी बनती है। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री वाली मिट्टी को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसको पेडल फर मिट्टी भी कहते हैं। पेडल फर मिट्टी। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो यहाँ पर लाल मिट्टी विकसित होती है। कौन सी? लाल। गर्म मौसम में किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं? तो गर्म मौसम में काली मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। पानी की रिसने की दर किस मिट्टी में सबसे कम होती है? तो पानी की रिसने की दर चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। किस प्रकार की मिट्टी में महीन कणों का अनुपात बड़े कणों के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक होता है? राइट आंसर है चिकनी मिट्टी में। किसमें? चिकनी मिट्टी में। खादार एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है और किसके द्वारा जमा की जाती है? तो ये पानी की बाढ़ के द्वारा जमा की जाती है। खादर और बांगर शब्द किस मिट्टी से जुड़े हैं? तो खादर और बांगर शब्द जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए शब्द हैं। तीन महत्वपूर्ण हिमालय नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी बनती है? तो इनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनती है। उच्च सतह से प्रभावित होकर आने वाली जलधाराएं निम्न प्रवणता वाले ढाल युक्त पाद मैदानों में पहुंचने पर अनेक भागों में बंटकर बिखर जाती हैं। तब किस प्रकार की निक्षेपी भू आकृति बनती है? तो इसके कारण जलोढ़ पंख बनता है। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति मेघालय में प्रचलित है। ये भारत में कृषि भूमि की सिंचाई अधिकतम किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में कृषि भूमि की सिंचाई अधिकतम कुओं द्वारा की जाती है। लैटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। केरल की मिट्टी किस में समृद्ध है? तो केरल की मिट्टी लैटेराइट में समृद्ध है। गुलाबी लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो गुलाबी लैटेराइट मिट्टी ये पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मिलती है। तरबूज की पैदावार किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो तरबूज की पैदावार बलुई मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। किसमें? बलुई मिट्टी में। सामान्यतः भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये तलोचन के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? तलोचन। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, नदी की जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है शुष्क मिट्टी। ठीक है, शुष्क मिट्टी। तीसरा ऑप्शन सही है। भारत की काली कपास मिट्टी किस समूह से संबंधित है? तो भारत की काली कपास मिट्टी चेरनोजेम समूह से संबंधित है। भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या? कल्लर मिट्टी।
रॉबर्ट के खेतों में बलुई मिट्टी है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल है। सही आंसर है मक्का। ठीक है, मक्का। एनपीके एक है, तो देखिए एनपीके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उर्वरक का नाम है ये। ठीक है, एनपीके। किस प्रकार की खेती मानसून और मिट्टी की प्रकृति उर्वरता पर निर्भर करती है? सही आंसर है आदिम निर्वाह खेती। आदिम निर्वाह खेती। लाल मिट्टी सामान्यतः भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सामान्यतः भारत के दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। मृदा संरक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें एक पहाड़ी ढलान की आकृति के समानांतर जुताई की जाती है, जिससे ढलान से नीचे बहने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है? तो ये है आपके समोच्च यानी कि कंटूर जुताई। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पौधों के बीच खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकी होती है, क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं पलवार। क्या कहते हैं दोस्तों? पलवार। मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें जल के प्रभाव को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर जमा किया जाता है, जो अपरदन और मृदा क्षरण को रोकता है, कहलाती है? तो ये चट्टान बांध कहते हैं इसको। ठीक है, रॉक डैम कहा जाता है। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की वह विधि जहां मृदा आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं, कहलाती है? तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ठीक है, शेल्टर बेल्ट कहते हैं इसको। भारत का उत्तरी मैदान किससे निर्मित है? तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। किन राज्यों में दलदली अथवा पीठ मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो देखिए मध्य प्रदेश में दलदली और पीठ मिट्टी नहीं पाई जाती है। मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पत्थर, घास, मिट्टी का उपयोग समोच्च के साथ अवरोध बनाने के लिए किया जाता है और पानी इकट्ठा करने के लिए अवरोध के सामने खाइयां बनाई जाती है, कहलाती है? तो इसको समोच्च बाधाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च बाधाएं। मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1956 में की गई थी। कब? 1956। मिट्टी के हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है? आंसर है वनस्पति पशु वर्ग। ठीक है, वनस्पति पशु वर्ग। मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है टेंसियोमीटर। ठीक है, टेंसियोमीटर। हिमनदों की मिट्टी और हिमोढ़ों से बंधे हुए मोटे निक्षेपों से बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इनको करेवा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? करेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसल नहीं है, तो देखिए गेहूं और जौ खरीफ की फसल नहीं है। किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता। कहाँ पर? तमिलनाडु में। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। तरबूज जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 126 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि सामग्रियों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर है एग मार्क के द्वारा। किसके द्वारा? एग मार्क के द्वारा। खरीफ मौसम में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? तो खरीफ मौसम में जौ और सरसों नहीं उगाया जाता। ठीक है, जौ और सरसों खरीफ मौसम में नहीं उगाया जाता। झूम खेती की एक ऐसी विधि है जिसका अभ्यास किया जाता है, तो इसका अभ्यास किया जाता है मध्य उच्च भूमि में। कहाँ पर? मध्य उच्च भूमि में। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण नहीं है, तो भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण सहकारी खेती नहीं है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय चावल अनुसंधान ये कटक में स्थित है। भारत में सूखी खेती बड़े पैमाने में की जाती है, तो भारत में सूखी खेती दक्कन के पठार में बड़े पैमाने में की जाती है। कहाँ पर? दक्कन के पठार में। फसल चक्रण में कौन मदद करता है? तो फसल चक्रण में परजीवियों को हटाने में मदद करता है। ठीक है, फसल चक्रण परजीवियों को हटाने में मदद करता है। सामाजिक वानिकी है, तो देखिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका प्रबंधन करना सामाजिक वानिकी होता है। फसल चक्रण का अर्थ होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना। ठीक है। उच्च उपज देने वाले पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्च उपज देने वाले पौधों का उत्पादन संकरण के द्वारा किया जा सकता है। गेहूं खेती के लिए
किसकी आवश्यकता होती है? तो गेहूं की खेती के लिए मध्यम तापमान और मध्यम बारिश की आवश्यकता होती है। भारत के सकल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से पर खाद्यान्न उत्पादन होता है? आंसर है 70% से अधिक। कितना? 70% से अधिक। बढ़ती लवणता के कारण तमिलनाडु का कौन सा जिला खेती के लिए अनुपयुक्त है? तो यह है नागपट्टिनम। क्या नाम है इसका? नागपट्टिनम। झूमिंग कहाँ प्रचलित स्थानांतरित कृषि है? तो झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत की एक स्थानांतरित कृषि है। खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिन्हें किस मौसम की शुरुआत के साथ बोया जाता है? आंसर है बरसाती मौसम के साथ। किसके साथ? बरसाती मौसम। खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। तो ये है आपकी खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। तो रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर मार्च जून के समय की जाती है। कब? मार्च जून के समय। क्वेश्चन है रबी की फसल बोई जाती है, तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और अप्रैल में काटी जाने वाली फसल है गेहूं की फसल। ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं रबी की फसलें। टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो टेरेस फार्मिंग पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। ठीक है, पहाड़ियों की ढलान पर की जाती है टेरेस फार्मिंग। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राइट आंसर है वर्षा। गेहूं का उन्नत किस्म बीज नहीं है? आंसर है रत्ना। ठीक है, रत्ना। अल्फांसो आम कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फांसो आम रत्नागिरी में पाया जाता है। मिश्रित खेती का अर्थ है? तो पशुपालन और कृषि को साथ में करना मिश्रित खेती कहलाता है। शैलेश एंड वर्ण एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है? तो स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि को शैलेश एंड वर्ण एग्रीकल्चर कहा जाता है। किसके कारण भारतीय कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है? आंसर है छोटी जोत। स्वतंत्रता के समय मुख्य रूप से भारत में किसका अभ्यास किया जाता था? सही आंसर है जीविका कृषि का। किसका? जीविका कृषि का। कौन एक बागानी फसल नहीं है? तो गेहूं एक बागानी फसल नहीं है। ठीक है। कब पश्चिम बंगाल में उगाया जाने वाला एक प्रकार का चावल और धान है? आंसर क्वेश्चन है कौन पश्चिम बंगाल में उगाया जाने वाला एक प्रकार का चावल या धान है? तो उसका नाम है अमन। फसल चक्र अपनाया जा रहा है, तो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल चक्र अपनाया जा रहा है। कौन रबी की फसल है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है गेहूं की फसल, ये रबी की फसल होती है। भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? तो भारत में ठंड के मौसम यानी कि सर्दियों की अवधि है दिसंबर से फरवरी। नकदी फसल नहीं है, तो ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो भारत में गर्म मौसम की अवधि है मार्च से मई। ठीक है, मार्च से मई। पोकली चावल की एक अनूठी किस्म है जो लवणता में रह सकती है। भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये भारत के केरल में उगाई जाती है। क्या नाम है इसका? पोकली। केरल की सबसे आवश्यक या प्रधान फसल कौन सी है? राइट आंसर है चावल। भारत में सबसे अधिक खपत किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है? तो इसका नाम है चावल। ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लास्ट रोग ये चावल से संबंधित फसल रोग है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द किसको संदर्भित करता है? तो बारानी शब्द ये वर्षा आधारित कृषि को संदर्भित करता है। भारत के उत्तरी भाग में खरीफ की फसल के रूप में और भारत के दक्षिणी भाग में रबी की फसल के रूप में क्या उगाया जाता है? राइट आंसर है तिल। ठीक है, तिल। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है यानी कि रबी नहीं है? ठीक है, खरीफ फसल है
चना, कपास, जौ, सरसों, इनमें से सही आंसर होगा कपास। ठीक है, क्या है ये? खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। ठीक है, रबी की नहीं है, खरीफ की है। वह प्रणाली जिसमें स्थानीय किसानों को रोपण के भीतर अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी जाती है, क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं टांगिया कृषि। क्या कहते हैं? टांगिया कृषि। भारत में खरीफ फसल है, तो भारत में खरीफ फसल है जूट। ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउन पेपर, जूट को ही ब्राउन पेपर कहा जाता है। कौन सी फसल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है? तो गेहूं वनस्पति तेल का स्रोत नहीं होती है। रेशम की खेती को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, रिपीट भी हुआ है। सो सेरीकल्चर, रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। स्थानांतरित खेती को उत्तर पूर्वी भारत में किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है झूम। किस रूप में? झूम। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म क्या है? तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत की सबसे बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? तो भारत की सबसे बेशकीमती चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है। प्रूनिंग किसकी खेती के लिए अनिवार्य हिस्सा है? तो प्रूनिंग ये चाय की खेती के लिए अनिवार्य हिस्सा होता है। भारत में चाय बागान का सबसे बड़ा केंद्र किस राज्य में है? तो चाय बागान का सबसे बड़ा केंद्र है असम राज्य में। भारत में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला टेमी चाय बागान किस राज्य का एकमात्र चाय बागान है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर? सिक्किम में। कौन सी फसल उच्च भूमि पर अच्छी जल निकासी वाली उपज अम्लीय मिट्टी पर सबसे अच्छी होती है? तो ये है चाय की फसल। कहावा चाय किस स्थान के चाय का एक पारंपरिक रूप है? तो कहावा चाय ये कश्मीर का है। कहाँ का? कश्मीर का। मोनोकल्चर की एक विशेषता क्या है? तो मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता है वाणिज्यिक अनाज की खेती। रेशेदार फसलों के उदाहरण हैं। तो रेशेदार फसलों के उदाहरण हैं कपास, भांग, जूट और मेस्टा। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है दक्कन का पठार। भारत में किस फसल की खेती विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो ये है कॉफ़ी की फसल। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड। शहतूत रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो शहतूत रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है कर्नाटक। सबसे अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा मसालों का थोक बाजार स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा मसालों का थोक बाजार दिल्ली खारी बावली में स्थित है। ठीक है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? राइट आंसर है केरल को। भारत में कहाँ पर प्राकृतिक रबर का थोक उत्पादन होता है? तो केरल में प्राकृतिक रबर का थोक उत्पादन होता है। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। तो याद रखिएगा केरल नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चावल के लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के राज्यों के किस समूह में व्यावसायिक स्तर पर रबर की खेती की जाती है? तो देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये राज्यों के समूह हैं जहाँ व्यावसायिक स्तर पर रबर की खेती होती है। काजू की फसल पर एंडोसल्फान्स स्प्रे के परिणाम स्वरूप प्रदूषण त्रासदी किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र क्या है? राइट आंसर है दक्कन का पठार। भारत में किस फसल की आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म को उगाने की अनुमति है? राइट आंसर है कपास को। भारत में सबसे अधिक संख्या में ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए ऑर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य है आपका सिक्किम राज्य। कौन सा है? सिक्किम। किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो देखिए कपास की खेती के लिए बीटी बीज का उपयोग किया जाता है, यानी कि विकसित किया गया है। केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती
के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो देखिए इसके लिए उपयोगी मिट्टी है करेवा मिट्टी। क्या नाम है इसका? करेवा मिट्टी। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट है। सही आंसर है अवरक यानी कि माइका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल है चावल। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में मध्य प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो देखिए दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो देखिए गन्ना, रबड़, कपास, चाय, तंबाकू, जूट आदि को भारत में नकदी फसल माना गया है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है गुजरात। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तंबाकू के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सूती वस्त्रों की मील सबसे सर्वाधिक हैं? तो सूती वस्त्रों की मील सर्वाधिक है तमिलनाडु में। भारत में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय भूभाग एक तिरछी पहाड़ी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उस क्षेत्र में कौन सी फसल की खेती सबसे अच्छी की जा सकती है? राइट आंसर है चाय की खेती। भारत किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं? राइट आंसर है चाय का। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का। किसका? गेहूं का। उस खाद्य फसल का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हो चुका है, अगला देखते हैं। कहाँ भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। ठीक है, केरल। एक डेयरी किसान अपने मवेशियों द्वारा चारे की खपत को कैसे कम कर सकता है और दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो देखिए मवेशियों को खेतों में चरने की अनुमति देकर। ठीक है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये भेड़ पालन से जुड़ी हुई हैं। किससे? भेड़ पालन से। गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भैंस की सुरती नस्ल पाई जाती है। कौन सी? सुरती। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है जो पाई जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जानवर फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? देखिए ऑप्शन है लामा, अंगोरा बकरी, अल्पाका, जेब्रा। राइट आंसर है जेब्रा। ये फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है। मछलियों के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए किस पर आधारित कृषि व्यवस्था का विकास किया गया है? आंसर है बायोफ्लोक। किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली के प्रजनन के लिए किया जाता है? सही आंसर है मछली पालन। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं से। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1960 में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसके तहत उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया है? आंसर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति निर्देशित की गई थी? सही आंसर है अनाज की। हरित क्रांति लाने वाली कृषि रणनीति को क्या घटक नहीं रहा? आंसर है अधिकतम कीमतों की गारंटी। भारत सरकार द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की घोषणा किसके बाद पहली बार की गई? तो ये की गई हरित क्रांति के बाद पहली बार। हरित क्रांति लाने वाली पैकेज तकनीक में मुख्य रूप से शामिल था। तो इसके अंदर देखिए सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक, बीजों की उच्च उपज वाली किस्में इसमें शामिल थीं। हरित क्रांति किसमें सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, यूपी में सर्वाधिक सफल रही। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी में। सरकार ने किस योजना के तहत एक कृषि रणनीति जारी की थी जिससे हरित क्रांति का उदय हुआ? तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना।
हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के तौर पर जाना जाता है? तो डॉक्टर बर्गेज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भारत में किस सहकारी संस्था की स्थापना श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है अमूल की। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध है फल और शहद से। ठीक है, फल और शहद से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय उद्योग के विकास से संबंधित है भूरी क्रांति। भारत में काली क्रांति किस उत्पादन के निर्माण से संबंधित है? तो ये कच्चा पेट्रोल से संबंधित है काली क्रांति। भारत में नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। किस वर्ष के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है? तो ये हुई 1966 में। ठीक है, 1966। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत हुई 1999 से सन 2000 के बीच। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो ये है 60%। कितना? 60%। भारत में काली क्रांति, क्वेश्चन है भारत में काली क्रांति। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में बोई जाने वाली फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 14 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा तय किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। तो देखिए, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग इसकी घोषणा करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना को की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 1965 को। भारत सरकार बुवाई के मौसम के पहले फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय करती है? तो देखिए, सही आंसर है कि किसानों को कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए। ठीक है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और अनुसंधान कार्यों का समन्वय करने के लिए शीर्ष निकाय क्या है? राइट आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी पायलट परियोजना के हिस्से के तहत फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देगा? राइट आंसर है तेलंगाना। उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? तो उड़ीसा में ब्रिंगा स्लैश एंड बर्न कृषि या झूम कृषि का एक स्थानीय नाम है। ठीक है, ब्रिंगा। किस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है? आंसर है स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि को। भारतीय कृषि के संदर्भ में शब्द बेबर, दहिया और पोडू किसके स्थानीय नाम हैं? तो ये सभी खेती के आदिम रूप हैं। पारंपरिक रूप से कादांगी साड़ियों से जुड़े किस राज्य ने वर्ष 2019 के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया था? आंसर है तमिलनाडु। डिंडीगुल तमिलनाडु के किस उत्पाद ने 2019 के लिए भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया? तो ये ताले हैं। ठीक है, डिंडीगुल ताला है एक तरह का। भारत का पहला भौगोलिक संकेत किस उत्पाद को मिला था? तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा भारत ने किसकी स्थानीय हल्दी की एक प्रजाति कंदमल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया था? राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, कंदमाल हल्दी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।